और दूसरे कार्यकाल में आज मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार, कुछ मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे 3 सहयोगियों को आप देख रहे हैं, रविंद्र, रवि और विशाल पांडे। विशाल, सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादातर जो नाम है वो उत्तर प्रदेश से, बदलाव उत्तर प्रदेश से ज्यादा, तोहफे के तौर पर, सराहना के तौर पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट है? देखिए पयोधी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण अच्छी तरह से दुरुस्त करना चाहती है और इसीलिए आप देखिए अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंची। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी का नाम आ रहा है, जो कि लखीमपुर खीरी से सांसद हैं। BL वर्मा, जो कि लोध जात से आते हैं और ख़ासतौर पर क्योंकि कल्याण सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उनकी अनुपस्थिति में बीजेपी लोध वोट बैंक को एक अपना लक्ष्य लेकर चल रही है और BL वर्मा उत्तर प्रदेश के बदायूं से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनके नाम की चर्चा है कि उनको जगह मिल सकती है। और यूपी में खास तौर पर ब्राह्मण और OBC पर बीजेपी का पूरा फोकस यहाँ रहा है, उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देने को लेकर, क्योंकि जातीय समीकरण बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में बनकर उभरा है और पिछले कुछ दिनों से जो बैठकें यूपी में हुई थी उसमें इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं भी हुई थी। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बगल मिर्जापुर से सांसद हैं और वाराणसी का जो संसदीय क्षेत्र आता है उसमें कई विधानसभा ऐसी हैं जिसमें अपना दल का अच्छा खासा प्रभाव है और कुर्मी वोट बैंक खासतौर पर पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में अच्छा प्रभाव उत्तर प्रदेश में रखते हैं। इसीलिए अनुप्रिया पटेल को इस विस्तार में जगह मिल रही है। हालांकि अनुप्रिया पटेल इससे पहले नाराज थी क्योंकि उनको पहले मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी जब 2019 में सरकार बनी थी और उसके बाद से जब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद ये फॉर्मूला तय हुआ और उत्तर विशाल, प्रदेश मैं में आपके भी पास आ रही हूं क्योंकि कुछ समीकरण है उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त बहुत दिलचस्प है। चुनाव से पहले और सबसे नजदीक चुनाव तो उत्तर प्रदेश का है, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन पशुपतिनाथ पारस के घर के बाहर मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और वहां पर मिठाई बट रही है क्योंकि पशुपति पारस का नाम तो रेस में सबसे आगे है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और यही कारण है कि सुबह से जो उनके समर्थक थे, जो कार्यकर्ता है पार्टी के, वो वहां पर जुटे हैं। और ये तस्वीरें क्यों खास है, आप इसे समझिए बिहार की राजनीति के लिहाज से, चाचा भतीजे को लेकर जो इस वक्त मनभेद के साथ साथ मतभेद शुरू हुआ वो इतना लंबा पहुंचा कि केंद्र तक आ गया और अब ऐसे में पशुपति पारस का नाम सामने आने के बाद चिराग पासवान को क्या ये बड़ा संदेश है? फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। मिठाई बांटी जा रही है पशुपति कुमार पारस के आवास पर। इस तस्वीर में आपको देखा जा सकता है कि पशुपति कुमार पारस के आवास पर मिठाई बांटी जा रही है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री आवास पर जो पशुपति कुमार पारस पहुंचे हैं वहां से अच्छी खबर है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी को बुलाया गया है। हाँ। प्रधानमंत्री निवास पर अगर बुलाया गया तो शाम के मंत्रालय में उनका कैबिनेट बर्थ मिला है। इसके लिए हम सब मीडिया के साथियों को, बिल्कुल। आप सब भाइयों को मिठाई खिला रहे हैं। उनके सहयोगी हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास पर उनको बुलाया गया है, वहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा उनके समर्थक देखिए पशुपति कुमार पारस के घर पर ये मिठाइयाँ और उनके सहयोगी बांट रहे हैं। ये तस्वीरें पशुपति कुमार पारस के आवास की हैं जहाँ पर मिठाइयों का बंटना, मिठाइयों का बांटा जाना एक तरह से संकेत है, शुभ समाचार है उनके लिए, यानी वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए अभी तो नाम पर सिर्फ चर्चा हुई है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये मिठाइयां बताती हैं कि जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास कोई अपडेट है? रविंद्र, पहले आपके पास आ रही हूँ, कोई और महत्वपूर्ण जानकारी साझा कीजिए। देखिए अभी तक बैठक चल रही है और 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गई है बैठक कहीं ना कहीं, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कि इसमें नितिन गडकरी और भी हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी है। तो कहीं ना कहीं जो नए मंत्री बन रहे हैं, नए जो जिनका प्रमोशन हो रहा है, प्रधानमंत्री के जो दिशा निर्देश में किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे सरकार की योजनाओं को लेकर उनको ठीक ढंग से आगे पहुँचाना और जिस तरह से एक नए
मंत्रालय का गठन हुआ है। देखिए, जो नया मंत्रालय बना है उसमें माना जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव जो हो सकते हैं कि जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं 6 बजे, उनको मंत्री बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक विजन है, एक सोच है, जो मंथन किया उन्होंने, जो ऑडिट किया परफॉर्मेंस का, उसके आधार पर करीब 20 मंत्री प्रधानमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, उसमें नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, JP नड्डा, ये सभी के साथ उस पर चर्चा चल रही है। और अभी अब से थोड़ी देर बाद ही 5 घंटे बाद 6 बजे करीब 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 5:30 बजे तक एक कहा गया है, जो जानकारी मिली कि सभी को राष्ट्रपति भवन पहुंच जाना है प्रोटोकॉल के तहत। तो कहीं ना कहीं अब जो इस जो लिस्ट है, जो सूची थोड़ी देर बाद जारी होगी, इसके अनुसार महिलाओं को भी जगह दी गई है, आदिवासियों को जगह दी गई है, शेड्यूल ट्राइब्स को जगह दी गई है, और साथ ही पढ़े लिखे जो सांसद हैं उनको भी जगह दी गई है, जो तकनीकी रूप से सक्षम है, जो दूसरे विशेषज्ञ दूसरे पेशे में, उनको भी कहीं ना कहीं जगह दी गई है। साथ ही जो NDA एलाइज है उनको भी इसमें पूरा जगह दी गई, चाहे पशुपति पारस हो या फिर RCP सिंह। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पूरा खाका तैयार किया गया है, उसे लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं, और इसलिए समझा जा रहा है कि कैसे नई रणनीति के साथ इस विस्तार का जो स्वरूप है उसे बनाया गया। रवि, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह भी है इसमें कि वो चेहरे हम इसमें देख रहे हैं, एक तो युवा, ऊपर से महिलाओं की भागीदारी, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी उन लोगों के लिए भी एक महत्वाकांक्षा के तौर पर था जो उम्मीद कर रहे थे कि उनका नाम होगा। जी बिल्कुल, देखिए 2 बातें सबसे ज़्यादा अहम रखी गई है कि जिसमें लग रहा है कि परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर, जो परफॉर्मर हैं उनको मौका दिया जाएगा, उनको प्रमोशन भी मिलेगा। जो बाहर परफॉर्म किए हैं पार्टी के तौर पर जाए, जिन्होंने चुनाव में जिताया है, जिन्होंने काम करके सरकार बचाई है, बनाई है, उनको मौका मिलना। जिन्होंने नॉन परफॉर्मर के, जिनके ऊपर लास्ट NPA जो कहते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको हटाया भी जाएगा। कहा तो जा रहा है कि 7 से 8 मंत्री हटाए जा सकते हैं, तो ये बड़ा मेजर सफल माना जाएगा। इसको सिर्फ विस्तार नहीं कहा जाएगा। देखिए, कैबिनेट विस्तार में तो नए नाम खाली आते हैं, लेकिन कैबिनेट रिसफल इसका नाम दिया जाएगा, क्योंकि तमाम सारे लोग जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस 2 साल में, 2.25 साल में, उनको हटाया जाएगा, उनकी जगह पर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और नए लोगों में खासतौर पर देखिए, यंग चेहरे का मतलब ये है कि अगला 3 साल और अगले 3 साल के आगे भी जो राजनीति करनी है, जिनको आप मंत्री बनाते हैं, पार्टी का नेता बनते हैं, एक चेहरा बनते हैं, और उनको देश भर में लोग जानते हैं, तो आगे के तौर पार्टी के एक फेस के तौर पर बन के जाते हैं। चाहे वो अनुराग ठाकुर की बात कीजिए, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी में आए, उनको मौका देकर उनको एक बड़े फेस के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और भी जो यंग चेहरे हैं, चाहे आप अजय मिश्रा की बात कर लीजिए, तो तमाम सारे लोगों को लाना है और महिलाओं को प्रमोट करना। अगर आप पिछले चुनाव से देखिए, रिकॉर्ड देखिए, तो बिहार चुनाव हो देखिए, बंगाल चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव देखिए, महिलाओं की अहम भूमिका रही है। और तीनों सरकारें, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में महिला और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन मिलाकर ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप किया। नीतीश कुमार हारते हारते अगर बचे तो सिर्फ और सिर्फ महिला वोटर की वजह से बचे, क्योंकि महिलाओं को उनका पूरा समर्थन था, क्योंकि तमाम सारी स्कीम वो महिलाओं के लिए चला रहे थे। इसी तरह मामा कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ भी कहा गया था कि मात्र 6 सीटों से उनकी सरकार गई थी, और बाद में वो सत्ता में आए, तो इसलिए आए कि उन्होंने महिलाओं में उनकी पॉपुलरिटी, मामा कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला जो फैक्टर है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। हर सरकार उस पर काम कर रही है, हर स्टेट उसको काम कर रहा है, और साथ साथ नौजवानों को मौका इसलिए देना है कि आगे भविष्य में जो सीनियर लीडर्स हैं वो पीछे जाएं, चाहे वो राज्यपाल बने, चाहे हटे, अपनी चीज़ें छोड़े, संगठन में जाएं, और नए लोगों को मौका देकर आगे के लिए एक नया लीडरशिप तैयार किया जाए। ये इस चीज़ पर काम किया गया है। रॉय तपन भारती, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी हमने इसके कई कारण निकाले हैं। हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि इसको रीशफल क्यों कह रहे हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ, मुझे बताया जा रहा है रविंद्र आपके पास एक बड़ी अपडेट। रविंद्र, आपके पास आ रही हूँ मैं। बिल्कुल मैं आपको लगातार मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बैठक खत्म हो गई है, और जो मंत्री यहाँ पर शपथ लेने के लिए थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू, चाय पर चर्चा हो रही थी, उनका निकलने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले ही वो RCP सिंह जो JDU के नेता हैं वो निकले हैं, नितिन गडकरी, जैसा कि पहले भी आपको बताया नाम, वो निकले हैं। और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, धीरे धीरे गाड़ियों का सिलसिला 7 LKM लोक कल्याण मार्ग से निकलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक खत्म हो गई है, लगभग 1 घंटे तक चली है। प्रधानमंत्री के साथ संबोधन भी हुआ,
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उसमें थे, नितिन गडकरी थे, बाकी तमाम वरिष्ठ मंत्री थे और बीजेपी की तरफ से बीएल संतोष भी वहाँ थे। तो कहीं ना कहीं एक परंपरा जो बनी है, एक सेशन जो प्रधानमंत्री के साथ होता है कि जो नए मंत्री शपथ लेते हैं उनके साथ चाय पर चर्चा करते हैं और वो चर्चा अब समाप्त होने वाली है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का विजन सभी लोगों को समझा दिया गया है। जिनको प्रमोशन हो रहा है उनको भी बता दिया गया कि अगर उनका प्रमोशन हुआ परफॉर्मेंस के आधार पर तो आगे भी उनकी स्क्रूटनी होते रहेगी, उनको परफॉर्मेंस और बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। जो बच गए हैं उनको और परफॉर्मेंस बेहतर करना होगा, जो चले गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं संकेत है कि आगे चलकर आप पार्टी के लिए काम करिए, नहीं तो 2024 के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा हमें कि आपका परफॉर्मेंस न मंत्रालय में सही रहा न सांसद के तौर पर। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन हुआ जो नए मंत्रियों के साथ वो भी अब खत्म हो गया है और जो थोड़ी देर बाद ही करीब 4-5 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। ठीक है रविंद्र, आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा, आपको हम रखेंगे विंडो में। कोई अगर बड़ी अपडेट आती है तो आप अपना हाथ उठाइए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। रोय तपन भारती, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो रीशफल ऑफ कैबिनेट हम देख रहे हैं, जिसे हम रीशफल कह रहे हैं, इसके लिए कितनी चुनौतियां थी सरकार के लिए? क्योंकि पश्चिम बंगाल के नतीजे, कोरोना काल में सरकार को लेकर जो आलोचना हुई, वो और भी बहुत सारे कारण हैं ऐसे। सर मैं फिर आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। रोय तपन भारती, रविंद्र हमारे सहयोगी क्योंकि इस वक्त फील्ड पर हैं, और रविंद्र बोलिए। बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल आपको जो बड़ी खबर दे रहा हूं कि जो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा इसमें 4 फॉर्मर मुख्यमंत्री हैं। ध्यान से बोलिए, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं इसमें 18 फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर होंगे, यानी 4 पूर्व मुख्यमंत्री, 18 जो पूर्व राज्य मंत्री हैं वो हैं। कैबिनेट हेड 39 फॉर्मर एमएलए, 39 जो फॉर्मर एमएलए हैं उनको जगह दी गई है जो अभी सांसद भी हैं। 23 एमपी हु हैव बीन इलेक्टेड फॉर 3 और मोर टर्म, 23 ऐसे एमपी को जगह मिल रही है जो 3 बार या 3 बार से ज्यादा बार वो सांसद बन चुके हैं। इसी की तरह आपको बता दूं कि इसमें 13 लॉयर्स हैं, वकील हैं इस मंत्रालय में, 6 डॉक्टर हैं जो प्रधानमंत्री ने, जो हमें कल जानकारी मिली थी कि विशेषज्ञों को जगह दिया जाएगा और जो बार बार मैं बोल रहा था, 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर है इसमें, 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं। 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स हैं। 46 मिनिस्टर विथ एक्सपीरियंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए 46 मंत्री ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं ये अनुभव है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का। एक और बड़ी बात बता दूं आपको, जो एवरेज एज है कैबिनेट का ये घट गया है, ये 58 साल हो गया, 58 ईयर्स। जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो नए मंत्री शपथ लेंगे और जो बच गए हैं मंत्री, उन सब का एवरेज एज अगर देखा जाए तो 58 साल होगा। इसके अलावा बता दूं आपको 14 मंत्री जिनकी उम्र 50 से कम है, 14 मंत्री 14 ये 50 से कम उम्र के होंगे। 11 महिलाओं को इसमें जगह दी गई है जिसमें 2 कैबिनेट रैंक की हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो नए मंत्री शपथ लेंगे और जो पुराने मंत्री बचे हुए हैं, चाहे कैबिनेट हो, एमओएस हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, उन सब का खाका है। 11 इस मंत्रिमंडल में 11 मंत्री महिलाएं हैं जिसमें 2 कैबिनेट हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण पहले से हैं, स्मृति ईरानी 2 कैबिनेट मंत्री पहले से, यानी 9 और जो मंत्री महिलाओं को जगह इसमें लगभग दी जा रही है। अगर जातिगत समीकरण देखा जाए इसमें तो 5 माइनॉरिटी मिनिस्टर इसमें है, 5 माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, 1 अल्प मुस्लिम है एम एन नकवी साहब, 1 सिख जो पुरी साहब हैं, 2 बुद्धिस्ट को जगह मिली है। हो सकता है कि लद्दाख से जो हैं सांसद उनको जगह मिल गई होगी, अभी उसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन 2 बुद्धिस्ट हैं और 1 क्रिश्चियन है। फिर से देखिए, जो कहा जाता है कि अल्पसंख्यक विरोधी हैं, कई लोग कहते हैं कि भारत में उनको डर लगता है, बड़े बड़े एक्टर कहते हैं कि उनको डर लगता है। उनके लिए कहीं ना कहीं ये है कि 5 अल्पसंख्यकों को जगह दी गई है। अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम नहीं है बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक भी है, 1 मुस्लिम है, 1 सिख है, 2 बुद्धिस्ट हैं, 1 क्रिश्चियन है। इसके अलावा 27 ओबीसी मिनिस्टर इसमें है जिसमें 5 कैबिनेट रैंक है। 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं, मंत्री बने हैं, जिसमें 5 कैबिनेट रैंक है। 8 एसटी मिनिस्टर हैं, 8 शेड्यूल्ड ट्राइब मंत्री जिसमें 3 कैबिनेट हैं। देखिए 3 कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में होगा, अर्जुन मुंडा उसमें 1 है। 12 एससी मिनिस्टर हैं शेड्यूल कास्ट जिसमें 2 कैबिनेट रैंक के हैं। तो कहीं ना कहीं आप पूरे मंत्रालय को देखिए, जो शपथ लेंगे और जो मौजूदा मंत्री हैं
इसका पूरा खाका अगर देखा जाए तो विशेषज्ञों से भरा हुआ है, महिलाओं को पूरा तरजीह दी गई है, रविंद्र, अल्पसंख्यकों को टोटल तरजीह दी संख्या गई है, और साथ ही ओबीसी को आप ये देख सकती है कि अगर फिर से अगर काउंट किया जाए तो काउंट आपको करना होगा, मैं सबकी संख्या बता रहा हूँ। हाँ, 4 फॉर्मर मिनिस्टर है, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो फॉर्मर मंत्री भी रहे हैं, 39 फॉर्मर एमएलए रहे हैं, इससे साफ नहीं होगा। 23 एमपी वो हैं जो 3 या 3 बार से ज़्यादा सांसद हैं। आप इससे कर सकती 13 लॉयर, 6 वकील, 13 वकील, 6 डॉक्टर, 13 6 19, 4 वो पहले के जोड़ लीजिए, 19 4 23, 5 इंजीनियर हैं, 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट है, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। 46 मिनिस्टर भी एज छोड़ देते हैं, एवरेज एज छोड़ देते हैं, विल बी बिलो, ये भी नहीं। 11 महिलाएं हैं, इसको आप काउंट करना होगा। 5 माइनॉरिटी के लोग हैं, 5 अल्पसंख्यक है, इसको काउंट करिए। 8 एसटी मिनिस्टर हैं, 8 और 12 एससी, ये तो कम से कम काउंट हो जा रहा है। इतना काउंट करने पर लगभग 50 के आसपास हमको लग रहा है पहुंच जाएगा। आपने काउंट किया होगा तो जोड़ा होगा तो जी आप डिटेल दे रहे हैं बाकी, रविंद्र, उसी के मुताबिक हम भी इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, लगभग इतना ही आंकड़ा है। 52 तक हम देख पा रहे हैं, 52 तक अभी जितना मैं नोट कर पाई हूँ, 52 तक। कुछ एक दो आंकड़ा कुछ आंकड़ा रह गया हो लेकिन तो बिल्कुल देखिए, मैं बता दूं कि ये 53 तो अभी मौजूदा है। ये 52 जो हैं एक अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन जो जिसमें कि 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो बताया था, 3 मिनिस्टर ऐसे हैं जो स्टेट मिनिस्टर में रहे हैं, 13 जो 39 ऐसे हैं फॉर्मर एमएलए हैं। ये कहीं ना कहीं ये मिक्स हो सकते हैं क्राइटेरिया में, इसलिए कुल मिलाकर कह सकते हैं अभी थोड़ी देर में सूची आ जाएगी पूरी, ये लगभग 70 के आसपास होनी चाहिए पूरा कैलकुलेशन, अगर 70 के आसपास, क्योंकि 81 की संख्या होती है। भविष्य की राजनीति करनी है, भविष्य के जो सहयोगी हो सकते हैं उनके लिए जगह छोड़नी है। जो रिसफल या फेरबदल बाद में भी होने की संभावना जताई जा रही है, उसमें भी जगह दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 70 के आसपास इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। रविंद्र, आप बने रहिए, और इन्फॉर्मेशन अभी आपसे लूंगी। जो आपने जो डेटा बताया है उसमें कौन कौन से नाम सुनिश्चित मान ले हम, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने, कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। ये आप ध्यान से समझते चलिए कैसे पूरा खाका तैयार हो रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी अपडेट है। संतोष गंगवार ने राज्य मंत्री इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, लेकिन इसके साथ ये साफ हो गया है कि कितने 5 अल्पसंख्यक चेहरे इसमें होंगे, और उसमें से 1 मुस्लिम होगा, 2 सिख है, 2 बुद्धिस्ट है, 1 क्रिश्चियन है, 14 जो पूर्व 14 मंत्री हैं जो 50 से कम एज के होंगे इसमें। अब आप ये देखिए क्यों हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा युवा कैबिनेट ये होने वाली है। 14 ऐसे मंत्री होंगे जो 50 से कम उम्र के होंगे, और जो एक एवरेज एज रखी गई है वो 58 रखी गई है, यानी 58 रखी गई है इस पूरे मंत्रिमंडल में। रविंद्र, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि 4 पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, हम किन किन के नाम मानकर चले, एक बार आप खुद एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो आप सर्बानंद सोनोवाल 1 हो गए, नारायण राणे 2 हो गए, और ये पूरा कैबिनेट का देखिए, जो शपथ ले रहे हैं उसके लिए नहीं, ये पूरा खाका है। जो मौजूदा हैं, मैं पहले भी बोला, जो मौजूदा मंत्री बच गए हैं और जो नए मंत्री शपथ लेंगे, इस पूरा खाका में 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, मतलब हैं। ये पूरा आंकड़ा जो मौजूदा मंत्री और जो शपथ ले रहे हैं उसका है, जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, यानी आप नारायण राणे होंगे, सर्बानंद सोनोवाल, ये 2 तो आप देख ही सकती है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं इसमें, और 2 और सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी देर में शायद ध्यान आ जाए। उसी तरह से जो ऐसे 39 फॉर्मर एमएलए भी रहे हैं जो सांसद बने हुए हैं। ये पूरे खाका ये है कि एक तो युवाओं को तरजीह दी गई है, क्योंकि एवरेज एज 58 आ गया। ये पहली बार ही आपने देखा होगा जो स्वतंत्रता के बाद जो सरकारें जितनी बनी है, इतने कम उम्र के मंत्रिपरिषद नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा जो विशेषज्ञों से भरपूर ये मंत्रालय होगा, चाहे रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हो, या भूपेंद्र यादव कानून के विशेषज्ञ हो, या दूसरे
लोग भी हैं कानून के जानकार, ऐसे अगर देखा जाए तो 13 लॉयर हैं, 13 वकील हैं, क्योंकि बार बार आपने देखा कई मामले हैं कि जो कोर्ट में फंस जाते हैं, चाहे राफेल का आपने देखा, राम मंदिर का देखा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत कभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, चाहे पहले स्वर्गीय अरुण जेटली हो, रविशंकर प्रसाद हो। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 13 वकीलों की भारी भरकम फौज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्रिपरिषद में। इसके अलावा कोविड काल है तो जाहिर सी बात है डॉक्टरों को लेकर प्रधानमंत्री ने लगातार संदेश दिए हैं, उनको सैल्यूट किए हैं। ऐसे में 6 डॉक्टर उनके मंत्रालय में मंत्रिपरिषद में होंगे। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, केवल इस समय जो शपथ ले रहे हैं उसको लेकर नहीं, क्योंकि इस बार जो शपथ ले रहे हैं उसमें भी महाराष्ट्र से एक डॉक्टर हैं जिसका नाम हमने पहले बताया था आपको। तो 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं। तो ये बड़ी बात होगी कि 5 इंजीनियर भी इसमें है, क्योंकि आप देखिए कि जो चाइना बॉर्डर पर अगर कुछ काम होना है तकनीकी तौर पर तो ये इंजीनियर काम आ सकते हैं। बात की जा रही थी कि शिक्षा तो केवल राजनाथ सिंह के स्तर है, नहीं, ये मंत्री भी काम आ सकते हैं। हाँ, वो कितना होगा इसका भी बहुत ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, आप देखिए कि 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स हैं, 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स है। एस जयशंकर आपके सामने है, हरदीप पुरी आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं ये 2 के अलावा 5 और भी ओवरऑल अगर पूरा मंत्रालय में देखा जाए तो एक बड़ी बात होगी। और इसमें 46 ऐसे मंत्री हैं जिनका कहीं ना कहीं केंद्र में काम करने का पुराना अनुभव रहा है। जो मौजूदा मंत्री हैं उनका जो जैसे रविशंकर प्रसाद वाजपेयी सरकार में भी थे, इस सरकार में भी आपको हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे 46 मंत्री हैं जो केंद्रीय स्तर पर काम किए हुए हैं। एवरेज बताया कि अब कम हो गया। 14 मिनिस्टर तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम हो गई है। और मैं बता दूं कि पहले भी लगातार हम लोग 2-3 दिन से जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि संघ की एक बड़ी बैठक यहाँ हुई थी दिल्ली में, तो उसमें जो विचार विमर्श बीजेपी के साथ होती है, संघ ने एक साफ तौर कहा था कि आप बीजेपी तय करे कि किसको मंत्रिमंडल में लेना है। लेकिन हमारा ये मानना है कि मंत्रिपरिषद बुजुर्ग होते जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें युवाओं को जगह दिया जाए। तो इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इसको जरूर ध्यान रखे हैं। और आपने हाल फिलहाल में देखा कि उत्तराखंड में पुष्कर धामी को जो बनाया गया वो 44-45 साल के सीएम है। तो इसको मिलाकर देखा जाए तो जो एवरेज एज है 14 मिनिस्टर का वो 50 से कम है। देखिए महिलाओं को इसमें महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री आए थे तो बताए थे, बेटी बचाओ का एक नारा भी दिया था, आपने देखा कि पूरे देश में उसको चलाया गया था। ऐसे में 11 मंत्रियों को, महिला मंत्रियों को इसमें जगह है। ओवरऑल अगर देखा जाए 2 कैबिनेट मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी जो पहले से हैं। इसके अलावा आप देखिए कि 5 माइनॉरिटी जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर बार बार आमिर खान ने कहा था कि देश में रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा डर लगता है उनको। किरण राव कहती थी कि उनको भी डर लगता, उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ने कहा है कि इस देश में रहने में डर लगता। हालांकि उन पे दोस्त रहेंगे लेकिन तलाक हो गया, लेकिन ये देश मौजूद है, देश एक है, यहाँ किसी को डर नहीं लग रहा है। ये प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं संकेत दिया है। और इसीलिए आप देखिए कि 5 अल्पसंख्यकों को यहाँ मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। एक मुस्लिम है, एक सिख है, 2 बुद्धिस्ट है। रविंद्र, आप लगातार ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं और मैं आपको थोड़ा समय और दे रही हूँ। मैं रॉय तपन भारती से इस खाके पर रिएक्शन ले लूं। रॉय तपन भारती, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है जो भी रविंद्र ने साझा की है। फिर पूरा नंबर गेम जो है इस कैबिनेट का वो उन्होंने बता दिया है। कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि 81 को बनाते हैं मंत्री या 81 से नीचे रखते हैं। अधिकतम 81 संविधान के अनुसार तो बना सकते हैं। 15% कैपेसिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री क्षेत्र को लेकर और एजुकेशन को लेकर इस तरह का जो बैलेंस किया, बीजेपी में उन्होंने सेलेक्ट करके ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है जिनका अपना खास अनुभव है। मैं ये देख रहा हूँ कि शशि की पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें 50 सीटें क्षेत्रीय दलों को गया था और क्षेत्रीय दल में एकमात्र मंत्री महाराष्ट्र से हैं, बाकी किसी भी दल का मंत्री नहीं था, न जेडीयू का था, अकाली दल पहले ही हट चुका था। इस बार बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि मोदी सरकार में 2-3 क्षेत्रीय दलों के भी मंत्री बनाए जाएं, जिनमें अनुप्रिया पटेल जो 40 साल की हैं वो मंत्री बनने जा रही है, पारस जी जो 58 साल की उम्र के होने जा रहे हैं, नहीं 68 के हैं वो बनने जा रहे हैं, सीपी सिंह वगैरह जो जेडीयू के आ रहे हैं
इनमें जो है कि 7 सिविल सर्वेंट जो आ रहे हैं वो बहुत काम के लोग हैं, जिनका अनुभव है सरकार चलाने का। उनमें जेडीयू के सीपीसी जो आ रहे हैं उनका भी तजुर्बा है, वो आईएएस अफसर रहे हैं, जेएनयू में पढ़ चुके हैं। तो क्षेत्रीय दलों में जहां लगा है प्रधानमंत्री ने वहां भी डिमांड करके मांगा होगा। हालांकि नीतीश कुमार की चाहत थी कि संगठन पर वो ज्यादा ध्यान दे, वो सीपीसी को जिम्मेदारी थी, तो उनकी बिरादरी के थे, उनके विश्वास थे। लेकिन कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के सामने इतनी तरह की मशक्कत थी शशि, कि वो एक तरफ राज्यों के साथ संतुलन बनाना चाहते थे, दूसरी तरफ जातियों के साथ संतुलन बनाना चाहते थे। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजपूत हैं, तो ऐसा वातावरण न बने कि उत्तराखंड में भी राजपूत हैं और यहाँ भी है, तो ब्राह्मण और बाकी जो ओबीसी, अच्छा ओबीसी के बारे में बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक ओबीसी रहा है। मोदी जी स्वयं ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो इस बार मैं देख रहा हूं कि ओबीसी कम्युनिटी से भी बहुत बड़ी संख्या में मंत्री आ रहे हैं। अच्छा शेड्यूल कास्ट से भी आ रहे हैं, लेकिन योग्य मंत्री आ रहे हैं। जैसे हरियाणा की एक मंत्री आ रही हैं, वो उनका क्वालिफिकेशन में जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, अभी तक 5 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दे दिया है, उनमें से एक के बारे में तो मुझे पता है कि उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, पोखरियाल जी की। जब से उनको कोरोना हुआ, वो तबीयत खराब होने के कारण मंत्री के नाते अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। बाकी कई लोगों के परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, जनता से आप किस तरह से मिलते हैं या ना मिलते हैं, आप भ्रष्टाचार को किस तरह से काबू करने में आपने काम किया है, और किस तरह से आप जन नेता के रूप में या संगठन में, इसमें आरएसएस का भी बहुत बड़ा ख्याल रखा गया है। जिस तरह से आरएसएस के साथ मोदी जी ने तालमेल बिठाने की कोशिश की है कि आरएसएस का 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी आज से 4 साल बाद, तो वो सबको भी ध्यान में रखकर चाहिए कि आरएसएस कहीं ना कहीं बीजेपी के पीछे है, इसके बैकग्राउंड में है, पृष्ठभूमि में है, तो आरएसएस को छोड़ा नहीं जा सकता है, उसका भी रिकमेंडेशन बहुत जरूरी था। तो ये कुल मिलाकर इस तरह का समीकरण तैयार हुआ है कि अगले 2-3 साल में 2024 में परफॉर्मेंस जो अच्छा दिखाएंगे उन्हीं को रखा गया है। आप ये देखिए ना कि युवाओं के जरिए जोश भरना बहुत जरूरी था बंगाल चुनाव के बाद से, और जो अभी जातीय समीकरण को लेकर संगठनात्मक तौर पर राज्यों में जो चुनौतियां थी, उसी के साथ साथ जो आप जिक्र कर रहे हैं। सतीश जी, आपसे है मेरा सवाल। 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 फॉर्मल सिविल सर्वेंट, लेकिन मुझे लगता है 2 पॉइंट जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, एक तो 11 महिलाओं वाला, और साथ ही 5 अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है। नहीं, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कैबिनेट का जो विस्तार हो उसमें तमाम क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन, तमाम जातीय रिप्रेजेंटेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता का केंद्रीय सेंट्रल जो पूरी पावर है वो हर वर्ग को टच करनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात और ध्यान बताना चाहूंगा मैं आपके, कि जो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तमाम पावर जो है वो एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के आसपास ही घूमती है, पीएमओ के आसपास ही घूमती है। कैबिनेट के पास शायद इतनी ताकत नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला आप अगर बजट देखेंगे, बजट के टाइम में तब जब चाइना हमारे बॉर्डर के पास खड़ा था, फाइनेंस मिनिस्टर इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि रक्षा बजट कितना होगा। और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया कि भाई रक्षा बजट कितना है, तो ऐसे समय में, और आप देखेंगे सुषमा स्वराज जी जो है वो विदेश मंत्री रही, लेकिन अगर मोदी जी का दौरा, विदेशी दौरा रहा, तो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया गया। मेरा कहना यह है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, अच्छा है, सभी जातियों का, सभी वर्गों का, चाहे सभी यूथ का, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन आपको पावर भी देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पीएमओ के अंदर ही सारी की सारी पावर अगर आप सेंट्रल करके रखेंगे तो आपको ये सब चीजें नहीं दिखाई देगी। आप कोरोना काल में देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य मंत्री एक ऐसी दवा को लॉन्च कर रहे हैं जिसका मेडिकल ट्रायल कहीं है नहीं, तो रामदेव जी की जो दवा उन्होंने निकाली, तो ये सवाल है और आपको ये बताना पड़ेगा। ये सब कभी तय नहीं हो सकता कि मिनिस्टर को पीएमओ ये आदेश करे कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। और उत्तर प्रदेश के मामले में देखिए, मंत्री आप बनाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है सतीश उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक। देश के प्राइम विशाल मिश्रा, जो सतीश जी कह रहे थे, तो वो बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी हमने देखा वो शायद अधिकार क्षेत्र को लेकर और ऑर्डर, केंद्र, राज्य, संगठनात्मक तौर पर जो हमने देखा चैलेंज था। तो ये जो नया स्वरूप, जिस रिशफल की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमें थोड़ा फ्री हैंड देना होगा, ये जरूरत आपको लग रही है? देखिए, यहाँ तक कि इस कैबिनेट के विस्तार की बात है, तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि आप अगर इस पूरे कैबिनेट के स्ट्रक्चर को देखें, जैसा अभी
आपके रिपोर्टर बता रहे थे डिटेल वाइज, तो जहाँ पे इंजीनियर, जहाँ पे डॉक्टर, जहाँ पे वकील, जहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, जहाँ पे महिलाओं का भी समुचित प्रतिनिधित्व, समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो SC वर्ग से हों, चाहे ST वर्ग से हों, चाहे OBC वर्ग से हों, तो चाहे वो अल्पसंख्यक हों, जो ये बार बार कहा जाता था कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप इस पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसका एक जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण हमें इस पूरे के पूरे कैबिनेट में मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि गठबंधन धर्म क्या होता है, ये अगर देखना है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है कि वो अपने ही नहीं, उसके साथ जो भी घटक हैं, NDA का जो प्रॉपर शेप है उसमें सबको उनके हिसाब से बराबर प्रतिनिधित्व की बात है। तीसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जाता है, PMO का पूरा कंट्रोल होता है। देखिए हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। ये स्टेटमेंट है, हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि ही सिंग्स टुगेदर, द कैबिनेट सिंग्स टुगेदर एंड द कैबिनेट स्विंग्स टुगेदर। तो ये एक साथ को लेकर चलने की बात होती है। तो जब सिंग्स टुगेदर एंड स्विंग्स टुगेदर ये कंसेप्ट ही है हमारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो फिर यहाँ पे ये कह देना कि नहीं काम नहीं करने दिया जा रहा है, ओनली PMO स्टैंड लेता है। हाँ, विशाल मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ी खबर है, नए चेहरे और प्रमोशन पाने वाले कुल 43 मंत्री शपथ लेंगे। आज जो ये बड़ी खबर है, कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्री शपथ लेंगे। रविंद्र, बिल्कुल, पहले तो जो हमें जानकारी मिली है 43 मिनिस्टर्स जो नए हैं और जो पुराने हैं जिनका प्रमोशन होना है। देखिए मनसुख मंडाविया, उनका भी प्रमोशन हो सकता है क्योंकि वो भी इस बैठक में थे। कहा जा रहा है RK सिंह, उनका भी प्रमोशन हो सकता है, वो भी इस बैठक में थे। तो कहीं ना कहीं जो भारी भरकम जो शपथ होने वाला 43 मिनिस्टरों का, आप देखिए 53 पहले से थे, 43 अभी लिया जाएगा। 53 में कई लोगों की छुट्टी हुई है और उन जो 53 लोगों में से कई लोगों को प्रमोशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो प्रमोशन हो रहा है वो और नए मंत्री, इन सब की जो शपथ होगी ये 43 मिनिस्टर होंगे। और एक बात बता दूं, जो आपने 4 मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया था, तो उसमें राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ये 4 मुख्यमंत्री हुए। एक अगर 2 और मुख्यमंत्री थे, रमेश पोखरियाल निशंक और कर्नाटक के सदानंद गौड़ा, तो कहीं ना कहीं 6 हो जाते हैं। जो जानकारी मिल रही है, निशंक और सदानंद गौड़ा शायद उनकी छुट्टी हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं 4 मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा के साथ नारायण राणे, राजनाथ सिंह और सर्बानंद सोनोवाल, तो ये 4 मुख्यमंत्री हो। ये दर्शकों की जानकारी जो आपने कहा था, रिसर्च कर लिया। और 43 मंत्री जो नए हो या पुराने जिनका प्रमोशन हुआ है और जो नए मंत्री, इन सबको मिलाकर 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी शाम को 6 बजे से। तो कुल मिलाकर ये 1-1.25 घंटा का वहां पर कार्यक्रम होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह, ये बता रहा हूँ। बिल्कुल। और रविंद्र, अब यहीं से शुरू होती है अगली चुनौती ये कि अब तो ये लगभग साफ हो गया है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, आप लगातार हर खबर ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद अभी जितने भी नाम आपने लिए, इन्हें अलग अलग जिम्मेदारी देकर अलग अलग समीकरणों को साधना अगला चैलेंज होगा। बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम रूपाला जो पटेल समुदाय से, बिल्कुल देखिए, पहले तो शपथ ग्रहण होगा। शपथ के बाद देर रात में अगर 6 बजे, जैसे कि 6 बजे से शपथ हो रहा है, मान के चलिए कि 7:30 तक ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाता है। प्रोटोकॉल होता है, एक सामूहिक वहाँ फोटोग्राफी होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति होते हैं और सारे मंत्री जो शपथ लेते हैं उनके साथ एक औपचारिकता। तो कुल मिलाकर 8 बजे तक ये पूरे फॉर्मेलिटी होगा। 9-9:15 बजे विभागों का बंटवारा के रूप में एक सूची राष्ट्रपति भवन से जारी हो जाएगी, जो प्रधानमंत्री सौंपते हैं राष्ट्रपति को। तो मान के चलिए कि जो ये 43 जो मंत्री शपथ लेंगे जिनका प्रमोशन हो रहा है, या फिर जो राज्य मंत्री बनाए जाएंगे या जो कैबिनेट की शपथ लेंगे, कहीं ना कहीं वो लगातार विशेषज्ञों की बात हो रही है, मैं ये पूछकर जल्दबाजी कर रही हूँ आपसे, आप कहेंगे कि मैं समय नहीं दे रही, लेकिन आप जब सबसे जल्दी ब्रेक कर रहे हैं सारी खबरें आप कैबिनेट को लेकर, इसलिए मैं पूछ लेती हूँ आपसे, जो विभाग का बंटवारा है इसे लेकर कोई और खबर है, कोई सूत्रों के हवाले से कोई बड़ी खबर? अनुभव के आधार पर भी और जिनके पास एक्सपीरियंस है प्रशासनिक, देखिए अभी इस पर कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से विशेषज्ञों को लाया गया है यहाँ पर, उसको देखते हुए चाहे वकील आए हों या डॉक्टर आए हों, 6 डॉक्टर आए हैं और कोविड का काल रहा है,
तो आप समझ सकती हैं कि हालांकि ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन 6 डॉक्टर हैं, उसमें 1-2 बहुत वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं और कोविड का काल है। प्रधानमंत्री चाहते थे कि उनका सारा विभाग अच्छी तरह से काम करे, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो या रक्षा मंत्रालय हो। तो कहीं ना कहीं 6 डॉक्टरों को लाना एक संकेत भी हो सकता है कि जो 9 साढ़े 9 बजे आपको जो सूची मिलेगी उसमें काफ़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। यह नहीं कह सकते कि रायसीना हिल पर बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि एस जयशंकर आज ही देर शाम को चले जाएंगे विदेश मंत्री के तौर पर एक ऑफिशियल कार्यक्रम में। तो कहीं ना कहीं वो विदेश मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे। निर्मला सीतारमण इस बैठक में थी, तो ये भी कहना जल्दबाजी होगा या कहना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं रायसीना के बाद जो काबीना मंत्री हैं उसमें फेरबदल हो सकता है। ऐसे भी कई मंत्रियों के पास 3-3, 4-4 विभाग है, तो कुछ से उनके विभाग लिए जा सकते हैं, कुछ को नए विभाग दिए जाएंगे। लेकिन जिनका प्रमोशन हो रहा है, खासकर इंडिपेंडेंट, जैसे मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर हो गए, पुरुषोत्तम रूपाला हो गए, जी किशन रेड्डी हो गए, तो ये एक पूरी तरह से एक विभाग संभालेंगे, एक मंत्रालय संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव जैसे पहले भी कहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेशन बना है उसके मंत्री बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रायसीना छोड़कर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जो कद्दावर अभी मंत्री हैं जिनके पास 3 से 4 विभाग है, उनका बोझ कुछ कम होगा और नए मंत्रियों को यह जिम्मा दी जाएगी जो विशेषज्ञ के तौर पर आए हुए, जो ओबीसी कास्ट के हैं, जो कहीं ना कहीं अनुभवी है प्रशासन में भी और विधायिका में भी, उनको नई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। हालांकि नाम बताना और मंत्रालय बताना विशाल पांडे भी जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे बड़ा फोकस तो उत्तर प्रदेश था ना। आज कैबिनेट का भले ही रीशफल है, आने वाले समय में हर एक राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर फूक फूक कर कदम रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पहली और बड़ी चुनौती। बिल्कुल पयोधी, और देखिए अभी कुछ नाम तो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ नाम और भी हो सकते हैं जो आज मंत्रिमंडल में शामिल हो, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ में अच्छी तरह से साधने की कोशिश है और उसमें ओबीसी वोटर पर सबसे ज़्यादा बीजेपी का फोकस है। और अनुप्रिया पटेल को जिस तरह से उनका नाम सामने आ रहा है उससे साफ है कि कुर्मी वोटर पर इनकी निगाह है। इसके अलावा BL वर्मा, SP सिंह बघेल के नाम सामने आ रहे हैं। ये अपने बिरादरी के और अलग अलग क्षेत्र के नेता हैं। अगर SP सिंह बघेल की बात करें तो ये आगरा की तरफ इनका अच्छा प्रभाव है। BL वर्मा बदायूं और बरेली, ये जो एक क्षेत्र पड़ता है, इस तरफ से आते हैं। और क्योंकि संतोष गंगवार का इस्तीफा लिया गया है, जो कि बरेली से लगातार के कई बार सांसद हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है उत्तर प्रदेश से खास तौर पर, और यहाँ के क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को बहुत अच्छी तरह से साधने की कोशिश की गई है। थोड़ा और इंतजार करना होगा कि आखिरकार यूपी से इस लिस्ट में कौन कौन शामिल होगा, लेकिन ये पूरी की पूरी लिस्ट आप ये कह सकते हैं अनुभव का ख्याल तो रखा ही जा रहा है और लोगों के कामकाज के पैटर्न को भी देखा जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चुनावी राज्य होने की वजह से जातीय समीकरण को बिल्कुल ध्यान में रखकर ही एक एक आदमी को यूपी से चुना जा रहा है। क्योंकि यूपी में कास्ट कॉम्बिनेशन, आप देखिए महिलाओं को तवज्जो, जातीय समीकरण जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पेशली ओबीसी, लेकिन पिछड़ों, ब्राह्मण, ये सब हम नहीं भूल सकते। लेकिन ये इसके साथ साथ क्या हम इसको जोड़कर देखें, अभी कुछ दिन पहले जो हमने देखा उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना और संगठन को वो मजबूती देना, तो क्षेत्रीय पार्टियों को कवर करना इस कैबिनेट विस्तार के जरिए ये बहुत जरूरी था और ये सफल रहेगा एक्सपेरिमेंट। देखिए, अगर 2014 की हम बात करें तो अमित शाह ही वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने अपना दल के साथ गठबंधन की बातचीत की शुरुआत की थी, और अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल को अगर जो भी सरकार में कहीं भी जगह मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की वजह से मिलेगी, क्योंकि अमित शाह उनके साथ कमिटमेंट किए हुए हैं और 2014 से अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ गठबंधन में है। लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की खबर है वो ये है कि निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद को अभी तक फोन नहीं गया है। वो अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी करके कह रहे हैं कि बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर में उनके बेटे प्रवीण निषाद ने बीजेपी को हराया था। यानी कि अब तक फोन ना जाने की वजह से ऐसा लगता है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। क्योंकि संजय निषाद को भी बुलाकर अमित शाह ने मुलाकात की थी, दिल्ली में JP नड्डा मिले थे, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, और संजय निषाद की मांगे रोज बढ़ती जा रही थी। कभी वो मंत्री पद
मांगते थे, कभी राज्यसभा की सीट मांगते थे, कभी वो डिप्टी सीएम का पद मांगते थे। इसके अलावा उनकी जो मांगे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ये नई बीजेपी है। मोदी अमित शाह के बाद से बहुत ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स में ये बीजेपी आती नहीं है। अगर कोई ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करता है तो कई जगह पर ये नुकसान भी उठाना चाह लेते हैं, लेकिन उस प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते हैं। और अगर प्रवीण निषाद को जगह नहीं मिलती है तो इसका सबसे बड़ा कारण संजय निषाद ही होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बयान दिए थे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की थी, वो सबसे बड़ा कारण माना जाएगा अगर प्रवीण निषाद का नाम आज की लिस्ट में नहीं होता है। और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल क्योंकि शांत रही, वो चुपचाप बैठी रही, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला। हालांकि जो बीजेपी के बड़े नेता थे जब उनसे उनकी मुलाकात होती थी तो अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त करती थी कि हमारे समाज का यानी जो कुर्मी वोटर है वो थोड़ा छिटक रहा है, और इसीलिए आप देखिए उनकी चुप्पी, उनकी शांति उनको इस कैबिनेट में जगह दोबारा से दिला रही है। तो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहां से देखा गया। लेकिन बीजेपी अपने मूल काडर को भी इस मंत्रिमंडल में यूपी से जगह देगी, जिसमें बीएल वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से 2 बार के सांसद हैं, इनका नाम आगे चल रहा है, संगठन से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल, इनका नाम भी चर्चा में है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री से मिले कि नहीं मिले। और अगर एसपी सिंह बघेल को बीजेपी आज मंत्रिमंडल में शामिल कराती है तो पाल, बघेल, धनगर, ये जो जातियां उत्तर प्रदेश की हैं, खासतौर पर आगरा, फिरोजाबाद और जो अखिलेश यादव का बेल्ट माना जाता है, उस बेल्ट में इन जातियों का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। और एसपी सिंह बघेल किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव के सबसे खास हुआ करते थे। उनको भी अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजनीति में लेकर आए थे, पहले विधानसभा लड़ाया था और उसके बाद लोकसभा का टिकट दिया, तो उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हो पाया, रविंद्र जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ये वहां पर पहुंचे थे मिलने की नहीं पहुंचे थे। लेकिन कुल मिलाकर यूपी का जातिगत समीकरण इसके जरिए साधने की कोशिश हो रही है ताकि विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान बीजेपी को किसी तरह से ना हो। पयोधी रविंद्र, एक बात अभी विशाल ने कही कि ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में आने वाली बीजेपी की तस्वीर है, भविष्य की बीजेपी की तस्वीर है। एक बात मैं जो जानकारी एक दे दूं कि जिनका ऐसे 7 मंत्री को प्रमोशन हो सकता है कि इस बार मिल जाए, कुछ का नाम हम लोगों ने पहले चला चुके हैं। उनमें अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी और पुरुषोत्तम रूपाला, ये 3 का नाम हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इनका प्रमोशन हो रहा है। लेकिन इसमें और भी नाम जुड़ गए हैं, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी। आप देखिए कि हरदीप सिंह पुरी के परफॉर्मेंस, चूँकि 2 मंत्रालय उनको अभी देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पंजाब से हालांकि सोमशेखर भी हैं, लेकिन हरदीप सिंह पुरी को प्रमोशन दिया गया। अभी वो एमओएस इंडिपेंडेंट भी थे, एमओएस थे, तो कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कि कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाए। किरण रिजिजू आपने देखा कि 2014 के मंत्रिमंडल में थे और 2019 के मंत्रिमंडल में भी हैं, उनको भी प्रमोशन दिया जा रहा है। अभी वो एमओएस इंडिपेंडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पुरुषोत्तम रूपाला, पहले ही चर्चा हुई, गुजरात से हैं, कद्दावर नेता हैं और अभी उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ऐसा हमारे पास जानकारी है। जी किशन रेड्डी के परफॉर्मेंस से खुद अमित शाह भी प्रसन्न रहे, क्योंकि वही उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हैं और प्रधानमंत्री भी थे, कहीं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। और एक और नाम है मनसुख मंडाविया। आप देखिए पूरे कोरोना काल में खासकर जो हेक्टिक था, एक तरह से आपातकाल लगा हुआ था कोरोना का पिछले 1 महीना में, उस समय चाहे रेमडेसिविर का हो या फिर ऑक्सीजन का हो, उनके मंत्रालय ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, तो उनको भी प्रमोशन दिया गया। और खासकर गुजरात में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में, कहीं न कहीं वहाँ के समीकरण को ध्यान में रखते पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मंडाविया दोनों को प्रमोशन दिया जा रहा है। तो इस तरह जो हमारे पास सोचिए 7 जो मंत्री हैं उनको इस बार प्रमोशन दिया जाएगा। और एक बात और बता दूं कि जो जानकारी पहले भी हम लोगों ने शेयर किया आपसे, संजय धोत्रे और राव साहब दानवे पाटिल, ये दोनों ने रिजाइन कर दिया है, चाहे इसलिए भी क्योंकि 4 मंत्री महाराष्ट्र से शपथ ले रहे हैं इस बार। पहले से यहाँ पर नितिन गडकरी हैं ऑलरेडी, और शिवसेना से अगर बात बन जाती है भविष्य में तो संजय राउत जैसे और भी मंत्री यहाँ पर बन सकते हैं। इसलिए चल रही हैं बातें रविंद्र, महाराष्ट्र में तो शिवसेना और बीजेपी, फडणवीस और संजय राउत दोनों के सुर बदल गए। उन्होंने खुद को बताया कि हम तो आमिर खान और किरण राव के जैसे हैं, वो तो ये कह रहे थे। देखिए
जाहिर सी बात है कि सियासत में जो बोला जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो शायद बोला नहीं जाता है। आपने पिछले कल से ही आपने देख लिया और लगातार इस पर चर्चा हो रही है। जिसके पास फ़ोन गया वो बता नहीं रहा था और जिसके पास फ़ोन नहीं गया वो फ़ोन करके पूछ रहा था क्या कुछ समाचार है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी की भी हालत वही है। उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मिलते हैं, 15-20 मिनट तक मिलते हैं, लेकिन 15-20 मिनट की मुलाकात 15-20 किलो खून कहीं ना कहीं गर्म कर देता है या ख़त्म कर देता है कांग्रेस के और एनसीपी के कद्दावर नेताओं के जो महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद से उद्धव ठाकरे, संजय राउत के कई ऐसे बयान आए। संजय राउत से हमने भी बात की, आपने भी देखा था, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में ये मान के चला जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाया जाएगा और शिवसेना के उद्धव ठाकरे वहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री वहाँ 2-2 हो सकते हैं और ये सरकार आगे चलकर दोनों के गठबंधन सरकार चलेगी, क्योंकि वहाँ जो सरकार चल रही है बाहर से सभी खुश हैं। क्योंकि कहा जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि तीनों का मकसद एक है। उस मकसद में हालांकि उस मकसद को हम नहीं ले सकते नाम, बीजेपी लगातार आप भी समझ रही है किस मकसद की बात बता रहे हैं वो लोग, तो उस पर तीनों एक है, इसलिए वो सरकार चल रही है। लेकिन विचारधारा में तीनों एक नहीं है, आगे चलकर खटपट होगी और बीजेपी के साथ ही आएंगे। हालांकि वो अभी भविष्य की बात है, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं मोदी मंत्रिमंडल में जगह रखा रहेगा। जब भी शिवसेना आएगी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। विशाल भी मेरे साथ जुड़े, लेकिन रॉय तपन भारती, हरदीप सिंह पुरी हम पंजाब की बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि 5 ऐसे नाम हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये जो बदलाव किया गया है ये एकदम एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो सटीक बैठेगा, जो सफल बैठेगा। देखिए, जिस तरह के कंफर्ट पोजीशन में हमारे प्रधानमंत्री हैं, जितना उनके पास लोकसभा सांसदों का एक बहुत बड़ी टीम है, उसमें ये प्रयोग करने के लिए वो खुली छूट है। इतना कंफर्ट पोजीशन में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं थे। इसलिए मोदी जी जानते हैं कि अगले 1-2 साल में हमारी सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो हर एक सेक्टर को मैसेज आएगा। कुछ सेक्टर में जो नाराजगी आई थी, खास करके जैसे किसान बहुत नाराज हो गए थे 3 बिलों को लेकर, उस मामले में सरकार को किसानों को लेकर ऐसे उनके संबंध को बेहतर बनाना है। किसानों के बीच में ये मैसेज आना चाहिए। ओबीसी में भी कुछ जातियों में ये मैसेज चला गया था कि वो बीजेपी उनसे वायदा करके भूल गई है। ओबीसी से भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपके चैनल पर जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल खुले मन से सबकी राय ली है, अपने मन से निर्णय नहीं लेकर बहुत सारे वरिष्ठ मंत्रियों की इसमें राय ली है, संघ के नेताओं की राय ली है। उससे जो उभर कर एक तस्वीर जो बनी है, उससे ऐसा लगता है कि वो कामकाजी और समझदार मंत्रियों को लाना चाहते हैं। इस बीच में जिनकी तबीयत खराब हो गई या जो निठल्ले पड़ गए, सुस्त पड़ गए, मंत्रालय के काम पर नजर नहीं रखते थे, ऐसे मंत्रालयों को मुझे लगता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है। जो अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था कि 5-6 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। 2-3 चीज हैरानी वाली बात होगी, चौंकाने वाली बात होगी। जैसे वित्त मंत्रालय है, क्या वित्त मंत्रालय की जवाबदेही किसी नए नेता को मिलेगी? चूंकि वित्त मंत्रालय बार बार विपक्ष के निशाने पर आता है और इसके बारे में कहा जाता है कि उसका परफॉर्मेंस और बेहतर होना चाहिए। टैक्स कलेक्शन भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमारे सामने नितिन गडकरी एक बेहतर नेता दिखते हैं, उनको शायद ये जिम्मेदारी मिल सकती है। जिस तरह से सीतारमन जी को आज की बैठक में बुलाया गया, उनको कोई संदेशा दिया जाए। पहले वो रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, बाद में वित्त मंत्री रही हैं, तो उनका विभाग नया क्या होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के पास कॉमर्स मिनिस्ट्री भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही वाला पद है, विभाग है, और दूसरा उनके पास रेल मिनिस्ट्री है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री किसको जाएगा वो देखने की बात होगी। रेल मिनिस्ट्री, दोनों मंत्रालय का काम तो अच्छा वो देख रहे थे। चैलेंज यहीं पर है भारती, चैलेंज इसी में है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार हो गया और कोरोना के समय में जो मनी का फ्लो है मार्केट में, उसे लेकर, स्टार्टअप को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में है, युवाओं के मन में स्पेशली है। तो क्या जो युवा चेहरे नए इस कैबिनेट में आए हैं, उनका जो विजन है वो देश के युवाओं तक पहुंच पाएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा सवाल है। आप सब बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हर एक जानकारी मोदी कैबिनेट 2.0 की जी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.